जिसका नाम है कोशिका। चलिए जानते हैं इस अध्याय में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के खोज के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कोशिका है क्या। तो सबसे पहले इस घर को देखिए, ये घर किन चीजों से बना है, इसकी सबसे जरूरी चीज क्या है, सोचिए जरा। दरअसल देखा जाए तो ये जो ये घर है वो एक एक ईंट को जगह पर रखने के बाद बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक ईंट है, ऐसी ही बहुत सारी ईंटों को मिलाने से हमारा घर बना है। तो जो शेल है यानी कि जो कोशिका है, उसमें भी कुछ इस तरीके का काम होता है। जो हमारा शरीर है वो छोटे छोटे बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है। हमारा शरीर ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का शरीर इन छोटे छोटे सेल से यानी कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था सर रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कोशिका की खोज करी थी 1665 में। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उन्हें देखा था और फिर इन्होंने पाया था कि जो कॉर्क होती है जो बोतलों पे लगाई जाती है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर अज्यूम किया यानी कि सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है और फिर उन्होंने ये बताया कि कोशिका कुछ इस तरीके की होती होगी और इनमें ये चीजें होती होंगी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1674 में शैवाल और प्रोटोजोआ में पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा था। इन्होंने इसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था क्योंकि ये जो जीव होते हैं ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो 1674 में इन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा था। तो चलिए अब बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में। दरअसल जो कोशिकाएं हैं वो हमारे रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को दर्शाती है। दरअसल हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई एक कोशिका ही होगी। कोशिकाएं स्वतः जनन का समर्थ भी रखती हैं। इसका मतलब वो अपने आप को एक से ज्यादा बना सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कोशिका से एक से ज्यादा कोशिकाएं बन सकती हैं, यानी कि उनमें प्रजनन हो सकता है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि जो हमारे कोशिका है वही तो मिलकर हमें बनाती हैं। कोशिका जीवित रहेगी तो हम जीवित रहेंगे और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। अगर कोशिका ना हो तो जीवन नहीं हो सकता। तो चलिए अब बात करते हैं कोशिकाओं के आकार के बारे में। क्या सभी कोशिकाओं का आकार समान होता है? हम ये तो जानते हैं कि कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, परंतु क्या सब एक समान के आकार की होती हैं? चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर हम बात करें माइकोप्लाज्म की, तो माइकोप्लाज्म का साइज यानी कि जो आकार होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.1 गुने में 10 की पावर -6। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा छोटा होगा। वहीं पर अगर हम अंडों की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे का जो साइज होता है यानी कि जो आकार होता है वो होता है 170 मिलीमीटर गुने में 130 मिलीमीटर, जो कि काफी बड़ा है, यानी कि हम इसे आंखों से देख सकते हैं। वहीं माइकोप्लाज्म तो आंखों से दिखता भी नहीं। वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं न्यूरॉन का, यानी कि तांत्रिक कोशिका का। तो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा न्यूरॉन होता है वो लगभग 1 मीटर लंबा होता है, जो हमारे पूरे पैर में होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका कहाँ 0.1 माइक्रोमीटर की है तो वहीं 1 मीटर की भी है। तो यानी कि कोशिकाओं का आकार बदलता रहता है। कोशिकाओं की अनेक आकृति भी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ कोशिका गोल है, कुछ लंबी है, कुछ स्प्रिंग की तरह है, कुछ कौमे जैसी दिखती है। वहीं पे कुछ कोशिकाएं तो ऐसी होती हैं जिनका कोई आकार ही नहीं होता, जैसे कि अमीबा।
अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई आकार नहीं होता। ये अपने आकार को बदल सकता है। अब अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इससे हमें एक और बात पता चली कि दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है जिसमें सिर्फ एक कोशिका हो और एक ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी कोशिका हो। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो गया अमीबा, क्योंकि इसके अंदर एक ही कोशिका होती है। वहीं बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण हो गया हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। वहीं पेड़ पौधे, उनके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तितली हो गए, चिड़िया हो गई या फिर कुत्ते हो गए, इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो ये सभी उदाहरण है बहुकोशिकीय जीव का। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर एक छोटी सी कोशिका से हम जैसे जीव बन कैसे जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। जो एक समान काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो एक साथ मिलकर उत्तक बनाती हैं। फिर बहुत सारे एक जैसे उत्तक मिलके एक अंग को बनाते हैं। जैसे कि एक ही तरह के बहुत सारे उत्तक मिलके हमारे फेफड़ों को बनाते हैं। वहीं दूसरी तरह के उत्तक मिलके हमारे दिल को बनाते हैं। वहीं ऐसे ही अलग तरह के उत्तक मिलके हमारे अमाशय को बनाते हैं। इनको कहा जाता है अंग। फिर बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग प्रणाली, और अंग प्रणाली से ही हम बनते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक सिंगल कोशिका, मतलब एक अकेली कोशिका से हम जैसे बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने बात करी कोशिका के खोज के बारे में, जहां पर हमने जाना कि सर रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को खोजा था। वहीं उसके बाद हमने बात करी कोशिका के संरचना के बारे में। चलिए जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या जान। इसका नाम है कोशिका। हम इसका पहला भाग पहले कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, जो कि इसका आखिरी भाग होगा। चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे कोशिका के घटक के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर के बारे में, कि आखिर जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोशिका के घटक को जानते हुए। दरअसल कोशिका के तीन प्रमुख घटक होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है केंद्रक। तो अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो ये केंद्रक है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये जो पतली वाली हरी रेखा आप देख रहे हैं, ये कोशिका झिल्ली है। और कोशिका द्रव की बात करें तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो आपको पानी जैसा दिख रहा है, वो कोशिका द्रव है। इसके अलावा एक कोशिका में एक और झिल्ली पाई जाती है, जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। यहाँ पर जो मोटी वाली हरी रेखा है, वो कोशिका भित्ति है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर कोशिका भित्ति कोशिका का एक प्रमुख घटक क्यों नहीं है। दरअसल कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पौधों में पाई जाती है। जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो आखिर पौधों में कोशिका भित्ति क्यों होती है, उन्हें इससे क्या लाभ होता होगा, चलिए जानते हैं। दरअसल जो पौधों की कोशिका के बाहर एक मोटी परत होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ये पौधों को ताप से, वायु से, नमी इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करती है, और इसलिए पौधों के पास अपनी एक कोशिका भित्ति होती है। चलिए कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। अब कोशिका झिल्ली छिद्र युक्त होती है, जिनसे ऐच्छिक पदार्थ अंदर आते हैं और हानिकारक पदार्थ बाहर चले जाते हैं। इसी के साथ साथ जो कोशिका झिल्ली होती है, वो कोशिका को एक आकार प्रदान करती है तथा सुरक्षा प्रदान करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन कोशिकाओं का आकार एक बेलनाकार है। अगर इनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती तो इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता, और ये किसी भी आकार के हो सकते। चलिए जानते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। आपने पानी वाले गुब्बारे तो देखे ही होंगे, इसे भी आप कुछ इसी तरीके से सोच सकते हैं। मान लीजिए जो पानी वाला गुब्बारा है, उसकी जो बाहरी सतह है वो है कोशिका झिल्ली, और बीच में जो पानी है वो है कोशिका द्रव। तो ऐसा ही कुछ होता है। ये एक जेली जैसा दानेदार पदार्थ होता है,
और ये अर्ध तरल होता है तथा अर्ध पारदर्शक होता है और इसमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोशिका द्रव के अंदर आपको कई सारी चीजें दिख रही होंगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, हरित लवक, रसधानी आदि हैं जो हमें कोशिका द्रव्य के अंदर मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं केंद्रक के बारे में कि आखिर केंद्रक क्या होता है। दरअसल यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रक को। कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि कोशिका में एक ही केंद्रक हो। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। अगर हम बात करें राइजोपस की, तो राइजोपस में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। वहीं आपको ये जानकर शायद थोड़ी सी हैरानी हो, परंतु जो हमारी लाल रक्त कोशिका होती है, जो हमारे खून में पाई जाती है, उनमें केंद्रक होता ही नहीं है, वो बिना केंद्रक के होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं केंद्रक झिल्ली के बारे में। दरअसल ये आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि अकल चौ होती है। जैसा कि आप जानते हैं अकल चौ जो होती है वो हमारे बड़े होने के बाद ही उगती है। दरअसल केंद्रक झिल्ली भी एक पूर्ण विकसित कोशिका में ही पाई जाती है। अगर कोई कोशिका नई है और अभी बन ही रही है तो उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। यहाँ पर आप केंद्रक झिल्ली को देख सकते हैं। ये जो हमारा केंद्रक होता है उसको चारों तरफ से घेर कर रखती है। और जिस तरीके से कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। दरअसल कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव आपस में मिलकर जीव द्रव बनाते हैं, जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी जीवन जो है वो एक कोशिका पर ही निर्भर करता है, इसलिए कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को आपस में जीव द्रव कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं केंद्रिका की। केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना को केंद्रिका कहा जाता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर केंद्रिका का काम क्या होता है। दरअसल केंद्रिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें ही गुणसूत्र कहा जाता है। क्या आप जानते हैं गुणसूत्र के अंदर हमारे बालों का कलर क्या होगा, उससे लेके हमारी हाइट कितनी होगी या फिर हमारा कलर क्या होगा, ये सब लिखा हुआ होता है। दरअसल ये सब जीन के अंदर लिखा होता है। जीन सजीव में आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं जो गुणसूत्र पर दाने के समान संरचनाओं में पाई जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरी पिक्चर है ये हमारे गुणसूत्र की पिक्चर है और इस पे जो आपको दाने दिख रहे हैं वो हमारी जीन है, जिस पे ये सब लिखा हुआ है कि हमारे बालों का कलर क्या होगा या हम कैसे दिखाई देंगे, ये सारी चीजें। चलिए ये तो हुआ जीन। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। दरअसल केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो तो ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। इसके उदाहरण है जीवाणु। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोशिका होती है वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं होती। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और इन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं लगभग सभी जीव, जैसे कि चिड़िया हो गई या पेड़ हो गए या फिर हम खुद, हम सभी यूकैरियोट्स में आते हैं। यहाँ तक कि जो अमीबा है वो भी यूकैरियोट्स में आता है। चलिए अब बात करते हैं जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर क्या होता है इसके बारे में। एक अंतर तो हमें अभी से पता है कि एक में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो जंतु हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर भी चलिए देखते हैं कि इन सभी में क्या क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। ये है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। चलिए पहले लेते हैं जंतु कोशिका को। जंतु कोशिका के अंदर लवक अनुपस्थित होता है, तारक काय उपस्थित होता है। इसके अंदर रिक्तिका छोटी होती है और आकार वृत्ताकार होता है और कोशिका भित्ति तो अनुपस्थित होती है, ये हम जानते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं पादप कोशिका की। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद इसमें लवक भी पाए जाते हैं और तारक काय की बात करें तो वो अनुपस्थित रहता है। वहीं ऋतिका इसकी बड़ी होती है, जहाँ की जो जंतु थे उनमें छोटी थी और इनका जो आकार है वो आयताकार होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात करी कोशिका के घटक के बारे में और फिर हमने बात करी जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर क्या होता है इस बारे में।